ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो मेन इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो हेरिडिटी का है, दैट इज अबाउट द जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो, इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। ओके, और रिप्रोडक्शन में ये देखा कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, वन इज एसेक्सुअल एंड वन इज सेक्सुअल। यानी दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, दैट इज एसेक्सुअल, ठीक है, एंड सेक्सुअल। ओके, अब ये हमने देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, या मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि यहां पे कोई भी गेमेटिक फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो गेमेटिक फॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है, मींस इट इज हैविंग वेरी मिनिमल वेरिएशन और नो वेरिएशन, मींस वो क्या होता है, कॉपी प्रोड्यूस होता है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, कॉपी। क्लियर? क्योंकि वहां पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई भी चेंज अगर है भी तो बहुत ही माइनर लेवल पे है, ठीक है, और बेसिकली वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, कॉपी प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, वेरिएशन। ठीक है, इसीलिए नेचर जो है इसको प्रेफर करता है एसेक्सुअल पे, ये हमने स्टडी किया था। क्लियर? तो हम ये जानते हैं जो कि शुरू से, क्योंकि कुछ चीजों को मुझे कनेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, हमने सेल को स्टडी किया था 9th क्लास में, और ये देखा था कि जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में बेसिकली जो डीएनए होता है, ठीक है, जो डीएनए हमारा होता है, और ये डीएनए जो होता है इसके पास मैसेज होता है। ये जो डीएनए होता है इसके पास क्या होता है, मैसेज होता है। किसका मैसेज होता है? इस मैसेज होता है उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का। किसका? उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का, जो कैरेक्टरिस्टिक है उस ऑर्गेनिज्म की, जो फीचर है उस ऑर्गेनिज्म का। अगर ह्यूमन का एग्जांपल लें तो ह्यूमन के फीचर क्यों ह्यूमन के हैं, क्योंकि उसके सेल में जो डीएनए है, जो जीन है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह बर्ड्स हैं, बर्ड्स के फीचर्स के लिए बर्ड्स के जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पी प्लांट के फीचर्स के लिए पी प्लांट के जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। बैक्टीरिया के फीचर के लिए बैक्टीरिया के जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें जो कि प्रोकैरियोट होता है, तो हम ये जानते हैं प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जो डीएनए होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है विदाउट न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो फीचर है, वो जो कैरेक्टर है, उसका जो मैसेज है वो कहां होता है, उसके न्यूक्लियस में। इसीलिए हमने स्टडी किया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो सेल का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है, कंट्रोल सेंटर। पॉइंट समझ में आया? न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उसी डीएनए में मैसेजेस हैं, किसके, कैरेक्टर के। अगर वो मैसेज यहां पे नहीं होगा तो वो फीचर डेवलप नहीं करेगा। क्यों किसी की आई कलर ब्लू है, क्योंकि उसके अंदर ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन है। ठीक है, क्यों किसी की आई कलर ब्राउन है, क्योंकि उसके अंदर जो ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन है। क्यों किसी की आई कलर जो है ग्रे है, क्योंकि उसके अंदर ग्रे कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन है। ठीक है, और ये जो भी कैरेक्टर होता है, ये जो भी कैरेक्टर होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कैरेक्टर है बेसिकली, तो हमने ये स्टडी किया मैसेज किसके पास है, डीएनए के पास। और वो मैसेज निकल के आता है सामने किस फॉर्म में, कैरेक्टर की फॉर्म में। तो बेसिकली ये कैरेक्टर जो है वो क्या है, बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, हमने डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन में हमने पढ़ा कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है, पेप्सिन एंजाइम स्टमक में सिक्रीट होता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। मैं सब अभी क्या कर रहा हूं, अभी पिछली स्टोरी चल रही है।
फ्लैशबैक चला, अभी अमिताभ बच्चन बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बचपन में चल रहा है पूरा, अभी अचानक से जब बड़ा होगा तब ढिशुम ढिशुम होगा, तो अभी सब फ्लैशबैक, ताकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो कुछ था इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे थे, आज हम देखेंगे मेंडल की नजर से, समझ रहे? तो यहाँ पे वही चीज है, ये जो पेप्सिन है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, और ये पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम जनरली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो अगर ये डीएनए ये वाला प्रोटीन ना बनाए, मतलब पेप्सिन अगर ना बनाए, तो क्या डाइजेशन प्रोटीन का हो जाएगा स्टमक में? बताओ, अगर ये पेप्सिन ना हो तो डाइजेशन प्रोटीन का हो जाएगा स्टमक में? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है ह्यूमन स्टमक में, उसका ये कैरेक्टर हुआ कि नहीं? तो यहां पे ये क्या कर रहा है? फंक्शनल। तो ये जो कैरेक्टर होता है या तो वो फंक्शनल पार्ट होता है उस ऑर्गेनिज्म का। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का करता है ना। लाइव प्रोसेस में रिवीजन नहीं कराऊंगा यहां पे। स्टमक में हाँ, एकदम याद आ जाना चाहिए। और दूसरा जो प्रोटीन पार्ट बनाता है क्या? स्ट्रक्चरल पार्ट, जैसे मसल प्रोटीन्स, नाखून, ठीक है, इसमें केराटिन, हेयर, क्रेटिन, मींस आपका जो सेल होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन में आपका जो है 52% प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। इसीलिए आप क्या बोलते हो? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। पॉइंट समझ में आया? तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो डीएनए के पास मैसेज है, ये किस मैक्रोमोलिक्यूल की शक्ल में आता है बाहर? प्रोटीन की फॉर्म में, इधर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, जो कि आपके जितने बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, मेन एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये सब देखो एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं ना। बिना एंजाइम का कोई रिएक्शन दिखा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए यूज होता है, तो इसके लिए एंजाइम वर्क करते हैं ना। क्या सारे ऑर्गेनिज्म में दुनिया के ग्लूकोज एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट यूज होता है एनर्जी के लिए? नहीं। जैसे बैक्टीरिया है, किसी में मैनोज यूज होता है, ठीक है, किसी में फ्रक्टोज यूज होता है। पॉइंट समझ में आया? हमारे अंदर कौन सा यूज होता है एनर्जी के लिए? ग्लूकोज यूज होता है। तो उसको ब्रेकअप करने के लिए एंजाइम्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया किसका? आई कलर का। ये आई कलर ब्लू है, ये आई कलर ब्राउन है, ये आई कलर ब्लैक है, ये आई कलर ग्रे है। तो ये आई कलर किसकी वजह से है? पिगमेंट की वजह से, कलर पिगमेंट की वजह से। और ये पिगमेंट किसका बना होता है? पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो भी फीचर्स हैं, तो बेसिकली इसमें कौन इन्वॉल्व है? प्रोटीन। ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल में या फिर फंक्शनल में। और फिर उसके बाद इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? डीएनए का। ठीक है। तो हाँ, होता है बिल्कुल। ठीक है। तो अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए, इसके पास मैसेज है, तो ये डीएनए जब ट्रांसफर करेगा आगे, किसमें? प्रोजेनी में। प्रोजेनी मतलब बच्चे, ठीक है। तो वो कैरेक्टर लेके आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो कैरेक्टर, वो फीचर उस प्रोजेनी में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। ठीक है। जब वो कैरेक्टर एज इट इज, जिसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, ये एज इट इज उसमें चला जाए, तो उसकी कॉपी दिखेगा, जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ। और जब इसमें कुछ वेरिएशन हो, चेंजेस आए, और तब ये प्रोजेनी में जाए, तो फिर वहां पे ये अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस तो करेगा। एकदम सबसे बड़ी मिसाल, हम हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, आप देखिए, कुछ फादर से मिलते हैं, कुछ मदर से मिलते हैं, कुछ दादा से मिलते हैं, कुछ नाना से मिलते हैं, कुछ नानी से मिलते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ जीन्स, बिकॉज ऑफ देयर डीएनए, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो जब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करेगा, तो वो जो जीन पहुंचेगा, वो जो डीएनए पहुंचेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। और फिर कैरेक्टर निकल के आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो कैरेक्टर होता है बेसिकली, क्लियर? इसको बहुत अच्छे से समझना। ये जो कैरेक्टर है, जैसे आई कलर, और आई कलर कितने तरह के हैं? बहुत तरह के। ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्लैक,
व्हाइट, जिन्नात, शैतान, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के फॉर्म्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। इसीलिए कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये वेरिएशन जरूरी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। और जब ये डीएनए मतलब कि ट्रांसफर करता है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, समझ गए। और जब इसी को हम जो पढ़ रहे हैं कि कैसे ट्रांसफर कर रहा है, क्या लॉ है इसके पीछे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रूल्स को फॉलो कर रहा है, कैसे एक्सप्रेस करेगा, ये सब जो पढ़ेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। पॉइंट समझ में आया। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कैरेक्टर्स के, कैरेक्टर किसकी वजह से हैं, डीएनए की वजह से हैं। कहां से आए, पेरेंट्स से, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी हम उसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन। अब कैसे ट्रांसफर होता है इसमें हम स्टडी करेंगे। मींस हम यहां क्या स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। मींस ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी किसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये हेरिडिटी कैसे हो रही है, इसको जब स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो ये तीन टर्म समझ में आ गए, वेरिएशंस, ठीक है, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो चलो इसी पे बात करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। वेरिएशंस कहते हैं द डिफरेंस, एक टर्म यहां यूज करूंगा और सबसे पहले हम टर्म्स को भी स्टडी करेंगे। द डिफरेंस इन ट्रेड्स, ये टर्म मैंने यूज किया यहां पे, ट्रेड शोन बाय एन ऑर्गेनिज्म is known as variation। जैसे आई कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, होता है ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। मतलब सिर्फ ह्यूमन नहीं, हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में व्हाइट आई कलर भी होता है, रेड आई कलर भी होता है, ब्लैक भी होता है, बफ भी होता है, ब्राउन भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट आई कलर्स होते हैं। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई आप देखते हो, ये कहां पे मिलती है, ड्रोसोफिला कभी देखा है, देखा होगा लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा। एकदम छोटी सी मक्खी होती है और जहां पे ये फल वाले होते हैं, इनका जो वेस्ट निकलता है, आप जाकर देखो छोटी छोटी मक्खियां होंगी वहां पे, बेसिकली वो ड्रोसोफिला है, ठीक है। गन्ने वाले हैं आजकल, गन्ने का जूस जो है अब नहीं शायद बिक रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले कम हो गया है, तो आप जाके देखोगे वो, या फिर जो सब्जी वाले होते हैं जो छिलका विलका फेंकते हैं, या फल वाले आप जाके देखोगे तो वहां पे मक्खियां छोटी छोटी एकदम बारीक सी जो आपको दिखेंगी, वो बेसिकली ड्रोसोफिला है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला बहुत मतलब ये ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसने जेनेटिक्स की स्टडी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च में जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया इस एनिमल ने, दैट इज ड्रोसोफिला ने। तो डिफरेंस इन ट्रेस शोड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वेरिएशन। अब देखो यहां पे मैंने एक टर्म यूज किया, ट्रेट। बेसिकली ट्रेट कैरेक्टर को ही कहते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझना। जैसे ट्रेट क्या है, कैरेक्टर ही है, क्या हम ट्रेट बोलें या फिर कैरेक्टर बोलें, लेकिन क्या माइनर सा डिफरेंस है इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन इस हाइट के वेरिएशन, एक है टॉल और ये है डॉफ, टॉल हाइट, डॉफ हाइट। तो हाइट क्या है, कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, टॉल हाइट है, कैरेक्टर है, लेकिन ये हाइट का वेरिएशन है। तो इस वजह से मैं बोलूंगा हाइट क्या है, कैरेक्टर, और टॉल और ड्रॉफ इसके क्या है, ट्रेट्स। पॉइंट समझ में आ गया। आई कलर कैरेक्टर है, ब्लू आई कलर एक ट्रेट है, ठीक है, ग्रे आई कलर एक ट्रेट है, वो भी एक कैरेक्टर ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन टर्म्स को हम अलग इसलिए यूज करते हैं, कैरेक्टर उसको जो मेन है, और उसके जब वेरिएशंस होते हैं तो उन कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स बोलते हैं,
इसमें कोई कंफ्यूजन कैरेक्टर और ट्रेट में किसी को? ऑनलाइन समाज वालों बताओ, ऑफलाइन वालों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग बताइए, ट्रेट और कैरेक्टर में पॉइंट समझ में आ गया? ओके देखो, कैरेक्टर बेसिकली जैसे मैंने बोला आई कलर कैरेक्टर है। जैसे मैं अभी आई कलर ना बोलूं, मैं आपसे बोलूं ब्लू कलर, ब्लू आई कलर, सिर्फ अकेला ये बोला जा रहा, ब्लू आई कलर, तो मैं कहूंगा ब्लू आई कलर ह्यूमन का एक कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन जब आई कलर में मैंने देखा ब्लू भी है, ठीक है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, तो बेसिकली आई कलर के ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो मैं कहूंगा ये जो ब्लू है, ये जो ब्राउन है, ये जो ब्लैक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रेट। और ये जो आई कलर है इसको मैं क्या बोलूंगा? कैरेक्टर। बस डिफरेंशिएट करने के लिए दो टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ट्रेट्स जैसे बोला जा रहा है तो बेसिकली वो कैरेक्टर को ही बोला जा रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स किसको कहते हैं? जेनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इन्हीं हेरिडिटी और वेरिएशंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। और ये जो टर्म था, टर्म यानी जेनेटिक्स टर्म, ये कॉइन किया था। कॉइन करने का मतलब क्या हो गया? यूज करना, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो इस टर्म को यूज किया था वो विलियम बेटसन था, ठीक है। इसने इस जेनेटिक्स टर्म को यूज किया था सबसे पहले। तो ये तो बात हुई वेरिएशंस की, हेरिडिटी की और जेनेटिक्स की। अब देखो, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। सारा खेल इसी का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कनेक्टेड है, क्योंकि जो हेरिडिट मतलब इनहेरिटेंस होगा, मींस कैरेक्टर ट्रांसफर करेगा, वो किसकी वजह से करेगा? जब पेरेंट के न्यूक्लियस में से डीएनए ऑफस्प्रिंग के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, तभी वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में दिखेगा ना। और ये किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। तो यहां पे वही कहा जा रहा है कि जब ये रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या हो रहा है? उस कैरेक्टर का जो डीएनए है वो पेरेंट से कहां पहुंच रहा है? ऑफस्प्रिंग में, इधर एसेक्सुअली इधर सेक्सुअली, ठीक है। तो जब वो कैरेक्टर पहुंचता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्या वो हमेशा सेम रहता है? नहीं। वेरिएशन जो भी होता है, कोई भी चेंज आए तो जरूरी नहीं है कि उसी जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए। पॉइंट को समझिएगा अच्छे से। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे जीन्स हैं, ठीक है। अब मेरे जीन्स में अगर कोई वेरिएशन आए तो जरूरी नहीं है कि मेरे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में है जो है वो दिखेगा, जरूरी नहीं। वो एक्सप्रेस कर सकता है 10 या 20 जनरेशन के बाद भी, ठीक है। और असल में वही होता है, कोई भी चेंज, कोई भी वेरिएशन फटाफट नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दिखता है। इट्स अ ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस। और वही इस टॉपिक के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि देखो यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, देखो ब्लू कलर, सब ब्लू है, ठीक है। अब यहां पे एक चेंज आया, देखो अब इसके दो ऑफस्प्रिंग हुए, एक में रेड आया, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया? ग्रीन। तो जाहिर सी बात है ये जो रेड आया है, ये जो चेंज आया है, तो ये चेंज अगले जनरेशन में ट्रांसफर करेगा ना। देखो ट्रांसफर किया यहां पे, और उस जनरेशन में भी कुछ चेंज आया। तो बेसिकली ये जो चेंज दिखता है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, कैरेक्टर की फॉर्म में, समझ रहे हो? तो वो धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस आते जा रहे हैं, माइनर चेंजेस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं इफेक्ट बिल्कुल नहीं देते, ठीक है, नो इफेक्ट, क्लियर। क्योंकि आपने सुना होगा टर्म म्यूटेशंस एंड ऑल, ये सब सुना होगा, ठीक है। लेकिन वो यहां पे बहुत ज्यादा नहीं यूज करना हमें, यहां पे हम वेरिएशन के टर्म में यूज कर रहे हैं। तो देखो जो भी चेंज आता चला जाएगा, ये चेंज अगली जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। देखो यहां से जब ये ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये जो रेड कलर था, जो एक चेंज के फॉर्म में हम देख रहे हैं, वेरिएशन के फॉर्म में देख रहे हैं, तो ये देखो इन दोनों में आया है।
और इन दोनों का भी अपना एक चेंज है। तो अब अगले जनरेशन में ये जो दो नए चेंज है ये एक्सप्रेस करेंगे। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे क्या होता है कि जो चेंज होता है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है, पॉइंट समझ रहे हैं, जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जो चेंज दिखे जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में फौरन दिख जाए। ठीक है, जैसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे ह्यूमन में, उसके माइंड में, उसके थिंकिंग कैपेसिटी में, उसकी बॉडी में, ठीक है, उसके उसके जो है आप कह सकते हो कि फीचर्स में, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं। क्या वो चेंज हर जनरेशन में दिख रहा है? नो, ग्रेजुअली। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये जब चेंज एक्यूमुलेट करता है, जैसा साकिब ने क्वेश्चन किया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएनए का ही सिर्फ होना उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डीएनए हो और उसको एक्सप्रेस कराने के लिए, मतलब फीचर में कन्वर्ट करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन भी जरूरी है। तो ये दोनों मिलके जब वर्क करते हैं तब जाके वो कैरेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस करता है। वरना वो जनरेशन में जैसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आपके ही भाई बहन होंगे, क्या सब में सेम फीचर्स होते हैं? नो, किसी के अंदर पापा के फीचर है, किसी के अंदर मम्मी के फीचर ज्यादा है, पॉइंट समझ रहे हो, किसी के अंदर दादा के फीचर ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ? और फिर जब उनकी जनरेशन आप देखोगे, अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसमें 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी है, होता है, दादा भी हैं, फादर भी हैं, उनके भी फादर है, आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जो चेंज आया है, जैसे आज है, आज एक पैदा हुए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो तब भी वो वर्क करने लगता है। ठीक है, और हम लोग थे कि आप खुद देखो 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात है, जो चेंज होता है वो कितना हम एक्सेप्ट कर पाते थे, नहीं। लेकिन आज ये बोला जाता है द चिल्ड्रंस आर बोर्न विथ इंटरनेट एंड मोबाइल। मतलब जैसे लगता है कि उनको यस की वो चीज है, जैसे ये बात है कि चेंजेस आ रहे हैं जो स्टडी पैटर्न में। पहले लोग पूरी पूरी किताबें पढ़ लिया करते थे, पहले लोग लाइब्रेरी सर्च कर लिया करते थे। आप लाइब्रेरी सर्च नहीं करोगे, आप चाहोगे कि मैं टाइप करूं मुझे फौरन दिख जाए। समझ रहे हो, वो पेशेंस वो सारा कम होता चला जा रहा है। लेकिन क्या पता चल रहा है, नहीं, हम इम्पेशेंट हो, या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एक कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे पॉपुलेशन लेवल पे हो, चाहे पूरे ग्लोबल लेवल पे हो, तो चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस जो होते हैं, यस, हम बुक सर्च नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं अभी बता रहा हूं, आप ही लोग हैं, हम लोग गूगल कहां यूज किया करते हैं? 2003 की तो बात है, 17 साल पहले की बात है। कहां इतना गूगल सर्च किया करते थे? आज जो बैठ के गूगल सर्च करते हैं। पॉइंट समझ में आए? तो कहने के मतलब मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं इसको इससे, कि जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करते हैं, एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, इकट्ठा होते चले जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस मतलब वो फीचर दिखाई देगा in the functional form or in the structural form. Is that clear? तो यही है आपका accumulation of variation during reproduction। और ये कहा जाता है कि यही आपका accumulation evolution में participate करता है। क्योंकि evolution का मतलब क्या हो गया, कुछ नया ना। तो नया कब आएगा, जब कुछ चेंज होगा। जैसे आपने आटा गूंदा, वही पानी वही आटा मिलाया, कोई चेंज दिखेगा नहीं। लेकिन आपने थोड़ा सा कलर डाल दिया तो रोटी गुलाबी हो जाएगी। आपने थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया तो सॉल्टी हो जाएगा। आपने थोड़ा शक्कर डाल दिया तो स्वीट। तो क्या कर रहे हो आप, उसमें वेरिएशंस कर रहे हो ना, जिसकी वजह से क्या दिख रहा है, उसका टेस्ट, उसका फॉर्म आपको अलग अलग दिख रहा है। तो या महसूस हो रहा है या फिर आप टेस्ट कर पा रहे हो उसको। तो व्हाई, बिकॉज यू हैव डन द इनपुट, जो आपने वेरिएशन उसमें डाला है, जो आपने चेंज डाला है। तो इसी तरीके से जब ये चेंज आता है तो धीरे 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 एक्यूमुलेट हो रहा है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। पॉइंट समझ रहे हो, लैक्स ईयर्स, 1000 ईयर्स। और क्या होता है, फिर एक नया कैरेक्टर सामने निकल के आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि accumulation of variation also participates in the evolution। पॉइंट समझ में आ गया? तो accumulation of variation में यही है। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूं, इस पे फोकस करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यस, यहाँ पे बैक्टीरियम यहाँ पे इन्होंने शो किया है, this one। तो कह रहे if one bacterium divides then the resultant two bacteria divide again, the 4 individual bacteria generated would be very similar, there would be only very minor differences between them generated due to small inaccuracies in DNA copying।
क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जब एसेक्सुअल, क्योंकि बैक्टीरिया किससे ग्रो करेगा, एसेक्सुअल। हालांकि आप नहीं जानते बैक्टीरिया सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन वो बहुत कम। ज्यादा किससे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर कितने कौन से चेंजेस दिखेंगे, एकदम माइनर, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। इसीलिए अगर ई कोलाई बैक्टीरिया है तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली तो कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, ई कोलाई। लेकिन वही जब चेंजेस, आपने सुना होगा कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, सुना है न्यूज? तो ये स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन बेसिकली जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया, सब ई कोलाई है। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर एक ऐसा चेंज आ गया जो आप डिफरेंशिएट अब कर सकते हो, है वो ई कोलाई। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये ई कोलाई का एक स्ट्रेन है और ये ई कोलाई का दूसरा स्ट्रेन है। पॉइंट समझ में आ गया? तो स्ट्रेन क्या होता है कि उसी स्पीशीज में, ठीक है, उसी स्पीशीज में जब कुछ कुछ चेंजेस आते हैं और फिर उसको आप डिफरेंशिएट कर पाते हो एक माइनर लेवल पे। जैसे बैक्टीरिया की हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन्स। इसलिए स्ट्रेन्स किस में बोला जाता है, वायरस में, बैक्टीरिया में। जैसे कोरोना का नया स्ट्रेन, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोरोना वायरस ही है वो, लेकिन कुछ चेंजेस आ गए, चाहे उसके पैथोजेनेसिटी में, उसके इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी में, कि वो हो सकता है ज्यादा इन्फेक्शियस हो, जो ब्रिटेन में मिला है और इंडिया में अलर्ट जारी हुआ है। तो यही चीज कही जा रही है कि उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो वो क्यों होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है क्यों प्रोड्यूस होता है, व्हाई, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी। तो इसकी वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। यानी ये तो बात हो रही थी किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तब तो वो और ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा, जो कि करता है, और इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम देख लें जो भी है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग खुद अपने सिबलिंग्स में देख लें कितना वेरिएशन होता है। ठीक है, चचा का भाई हो, ताया का भाई बेटा हो, या किसी का भाई हो, ठीक है, बेटा हो बेटी हो कुछ हो, आप देखो वेरिएशंस कितना होता है। व्हाई? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स। तो वो जब वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा तो एक जनरेशन में जब एक्यूमुलेट होगा तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस करे या ना करे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी कंडीशन पे, लेकिन वो ट्रांसफर करेगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में? बताओ। हाँ भाई, आप लोग को जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े। इसको जाके अच्छे से पढ़ लेना। देखो यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन। एक ट्रेट ए है, कोई सा भी, एनी ट्रेट, वो पॉपुलेशन में कितना एग्जिस्ट करता है, 10%। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन डेफिनेशन नहीं पूछेगा बेटा। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के बारे में जब आप ये एनसीईआरटी में पढ़ोगे, जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है डिटेल में, तो उसी के बारे में पूछेगा। जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, if trait exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and trait B exists in 60% of the same population, मतलब एक ट्रेट A है और ट्रेट B है, ट्रेट A 10% एग्जिस्ट करता है और ट्रेट B 60%, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन में को वो कवर करता है ट्रेट B। तो ये बताओ कौन सा ट्रेट पहले आया होगा? यस, जो ट्रेट पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा वो पहले आया होगा। कैसे, इसको देखते हैं। ये ऊपर बना हुआ है, देखो डायग्राम। अब रेड पहले आ गया ना, तो देखो इस वाली जनरेशन में, इस 4 बैक्टीरिया में, ये बताओ, ये जो रेड और ग्रीन सेकेंड जनरेशन में आ चुका था, तो देखो ये रेड और ग्रीन यहां पे है ना। अब वो ज्यादा नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स में है या नहीं, तो वो 60% एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो ट्रेड ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है पॉपुलेशन में, इसका मतलब वो पहले आया होगा, और जो ट्रेड कम एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो बाद में आया होगा, उस जनरेशन में या उसके बाद के जनरेशंस में। दूसरा, अभी इसमें, अभी ये टॉपिक मैंने फिनिश नहीं किया है।
नेक्स्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? यानी कि जब वेरिएशन क्रिएट होता है तो वेरिएशन से कैसे सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रिफर्ड ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है? वेरिएशन, जिसकी वजह से सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो ऐसा कैसे? वेरिएशन से सर्वाइवल के चांसेस कैसे बढ़ जाएंगे, जिंदा रहने के चांसेस कैसे बढ़ जाएंगे, बताओ। और मैं बता चुका हूं इसको, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जब पढ़ा रहा था तभी। बताओ वेरिएशन से कैसे हो जाएगा? वेरिएशन मतलब चेंजेस, वेरिएशन मतलब चेंजेस, तो कैरेक्टर में चेंजेस दिखाई देंगे ना, कैरेक्टर में चेंजेस। यहां पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, ये 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर सकता है और 40 डिग्री सेल्सियस पे किल हो जाएगा। इसी तरह आप देखते हो ह्यूमंस में ही कई सारे ह्यूमंस हैं, लेकिन सर्दी आई तो ये खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि वेरिएशन था ना। अगर वेरिएशन नहीं होता तो ये सब निकल लेते ना ऊपर, यही होता, सब एक जैसे होते तो क्या होता, ये सब के सब खत्म हो जाते, वही पॉपुलेशन खत्म, स्पीशीज खत्म। तो वेरिएशन क्या करता है? चेंजेस प्रोड्यूस करता है, और उन चेंजेस में कुछ एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ नॉन एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लू चली, 2 लोग सड़क पे खत्म हो गए, ठीक है। वहां पे 2 लोग थोड़ी थे, वहां तो 500 लोग थे ना, 2 ही क्यों खत्म हुए? यस, वेरिएशन। उनके जो 400 मतलब कितने हो गए टोटल, 498, तो वहां जो 498 पीपल थे, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ गर्मी को सहने की वो अच्छी थी, और बाकी जो 2 लोग थे, हो सकता है बूढ़े ही हो सकता है जवान हो सकता है बच्चे हो, तो उनके अंदर स्ट्रेंथ जो थी वो कम थी। तो मान लो यही वाली स्ट्रेंथ इन 498 में होती तो लू चलती तो सब खत्म हो जाता है। तो स्पीशीज, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मकसद क्या है, रिप्रोडक्शन का मकसद क्या है कि वो स्पीशीज सरवाइव करे आगे तक। तो कैसे करेगी? अपने जैसे कॉपी बना के सिर्फ नहीं, इसीलिए हल्का सा वेरिएशन तब भी प्रोड्यूस होता है जब बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। पॉइंट समझ में आया? और वो आपका जो है एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, मान लो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया हुए, 2 से 4, 4 से 8, इस टाइप से, ठीक है। तो अब मान लीजिए जब बैक्टीरिया को हम लैब में ग्रो करते हैं तो वो 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट उसको करते हैं ग्रो करने के लिए। अगर हम इसको 40 कर देंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो 40 करने पे ये बैक्टीरिया ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हमने 37 पे ग्रो किया, पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। और क्या बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो 1-2 सेल, यानी जब आप उसको टाइम दोगे इट विल क्रिएट लाखों सेल, ठीक है, सैकड़ों सेल बनाएगा वो। क्लियर? एक बैक्टीरिया की कॉलोनी में 10 टू द पावर 6 सेल्स होते हैं, मतलब सिर्फ इतना बड़ा डॉट, ये एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, और इसमें कितने बैक्टीरिया के सेल्स होंगे? 10 टू द पावर 6 सेल्स। तो क्या उन 10 टू द पावर 6 सेल्स में मतलब कितने हो गए? 10 लाख। क्या 10 लाख बैक्टीरिया के सेल्स में कोई वेरिएशन नहीं हुआ होगा? सोचो कितनी बार रिप्रोड्यूस किया होगा। क्या वेरिएशन? यस, वेरिएशन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन्स। अगर कैसे रिप्रोड्यूस किया है उसने, कैसे रिप्रोड्यूस किया है? एसेक्सुअली। तो बैक्टीरिया को ग्रो किया, अब आपने ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी इसको फिर कल्चर किया और आपने ग्रो किया 40 डिग्री सेल्सियस पे। क्या रिजल्ट मिलना चाहिए था? सारे के सारे बैक्टीरिया खत्म। लेकिन आपने क्या देखा? उसमें से 1-2 कॉलोनी ग्रो कर गई। क्यों? वाई? क्यों 40 डिग्री पे ये ग्रो कर गया? क्यों? यस, उसके अंदर हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी आ गई। किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से।
किसमें? उसके डीएनए में। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ग्रो कर पाया 40 पे, तो 40 पे ये ग्रो कर पाया, तो अब देखो अब अपने पूर्वज को लेके आगे बढ़ जाएगा ना। ये पॉइंट समझ में आया? अगर ये 40 पे ग्रो नहीं कर पाता तो फिर वहीं पे खत्म, पूरी पूरी पॉपुलेशन एंड। तो ये वेरिएशन क्या करता है? ये प्रोमोट करता है। तो ये जितना भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो यहां पे लिखा हुआ है, से दिस bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, as we have discussed earlier. Selection of variants by environmental factors form the basis for evolutionary process, as we will discuss in later section. वही मैंने आपको बताया कि जो accumulation of variation होता है वही किसमें हेल्प करता है? एवोल्यूशन में। तो यहां पे ये जो बात हो रही थी कि ये जो वेरिएशन क्रिएट होता है ये कैसे सर्वाइवल में मदद करता है, आप पॉइंट समझ में आ गया? आप यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जांपल दे सकते हैं, ह्यूमंस का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन से ही, चेंजेस से ही उस स्पीशीज के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। अगर वेरिएशन नहीं होगा या बहुत कम होगा तो सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? हाँ भाई, एनी डाउट? ओके चलो, अब हम कैरी ऑन करते हैं अपने हेरिडिटी को, और इसमें हम पढ़ेंगे एक फेमस साइंटिस्ट के बारे में, यानी कि हम यहां पे जेनेटिक्स स्टडी करेंगे और उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, एंड ही इज जीजे मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। दैट इज ग्रीगोर जोहन मेंडल, जीजे मेंडल। और बहुत ही डाइवर्स साइंटिस्ट, मॉन्क भी रहे, मैथमेटिक्स की भी अच्छी नॉलेज, फिजिक्स की भी अच्छी नॉलेज। लोग कहते हैं ना कि अरे वो कैसे पढ़ा लेते हैं, और बहुत बड़े बड़े चैनल पे इसको कहते हैं अरे वो कैसे कर लेते हैं। तो ऐसा पहले भी हुआ करता था, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज अच्छे से रखते थे, इन्वॉल्व होते थे। आज क्यों कम रेट हो गया इसका? क्योंकि रिचनेस आ गई है। रिचनेस मतलब अमीरी नहीं, रिचनेस इन टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बहुत सारा टॉपिक आ गया पढ़ने के लिए। तो क्या ये एक इंडिविजुअल सारा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। उस वक्त नॉलेज कम थी, नॉलेज कम मतलब मटेरियल कम हुआ करते थे, एक्सेस कम होता था ना। अमेरिका में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उसको समझने में और पहुंचने में सालों लग जाते थे। क्यों? टेलीग्राम जा रहा है, ये वाला नहीं, ठीक है, चिट्ठी जा रही है, ये सारी चीजें 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन, महीना भर लग जाता था। तो उस वक्त जो है ये सारे एडवांटेजेस नहीं हुआ करते थे कि आज हम एक क्लिक पे जान लें कि भाई किसको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, और उन्होंने क्या काम किया था। तो एक इंसान के लिए हर चीज जानना पॉसिबल, लेकिन पहले भी होते थे और आज की डेट में भी लोग होते हैं जो डाइवर्स फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। वो इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेंडल भी उसी में से था। क्या ये जेनेटिक्स पे वर्क इसी ने किया? नो, जेनेटिक्स पे वर्क इससे पहले हो रहा था, लेकिन इसने अपनी स्टडी में, अप्रोच में एक अलग जो है मैकेनिज्म यूज किया। मैथमेटिकल जो है वो मैथमेटिक या प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, इसको इन्वॉल्व किया। क्या ये सिर्फ पी प्लांट पे काम करता था? नहीं, जहां पे ये मतलब मॉन्क था, फिर उसके बाद प्रोफेसर हुआ जिस स्कूल में, तो इसने गार्डन बना रखा था, तो ये बी पे भी काम करता था, यानी मधुमक्खी पे भी, दूसरे प्लांट्स पे भी काम करता था। लेकिन जब उसने कैरेक्टर स्टडी किया तो उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। किसको सेलेक्ट किया? पाइसम सटाइवम को, अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। और जब उसने ये सेलेक्ट किया तो उसके मेन दो रीजंस थे। रीजंस तो बहुत सारे, जब आप +2 में ये हमसे मतलब जब भी हम पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन यहां पे जो दो, अब 10th लेवल की अगर हम बात करें तो दो मेन रीजन थे। एक ये उसकी लाइफ साइकिल, मतलब मान लो कैरेक्टर स्टडी के लिए ऐसे प्लांट पे काम करता, जिम्नोस्पर्म पे, तो वह चला एक जनरेशन से आने में दूसरे जनरेशन में वही साइंटिस्ट ही निकल लेता,
मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही तो स्टडी करना है ना, तो कम वक्त में ज्यादा जनरेशन प्रोड्यूस हो जाए तभी तो आप स्टडी कर पाओगे कैरेक्टर को, वरना कहाँ अब ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 60 साल में एक जनरेशन, मतलब या तो उसमें 2 जनरेशन मैक्सिमम आ सकती है, उससे ज्यादा कहाँ स्टडी कर पाओगे। आप पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हो जो ऑलरेडी है, या उनकी फैमिली हिस्ट्री को लेके पता कर सकते हो जो ऑलरेडी थी। समझ रहे, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ह्यूमन के केस में जिसको हम काम करते हैं। तो उसने पाइसम सटाइवम को क्यों यूज किया, क्योंकि उसकी बहुत ही फास्ट और बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी एक ही सीजन में जो है कई सारे जनरेशंस ऑफस्प्रिंग्स मिल गए, ठीक है, मिल जाते। और जो उसके कैरेक्टर थे वो इजीली आइडेंटिफिएबल थे, मतलब कि प्रोमिनेंट, कि हाँ ये व्हाइट कलर, वायलेट कलर, ठीक है, टॉल डोफ, यानी इजीली आइडेंटिफिएबल कैरेक्टर्स थे, प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। तो जो कैरेक्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई करना आसान था, सॉरी, ठीक है, दैट इज इजीली आइडेंटिफिएबल, यानी कि कहने का मतलब है प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, मतलब आसानी से आप पहचान सकते हो। फ्लावर साइज भी ऐसा कि उसको इमेस्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े फ्लावर हो या बहुत छोटे फ्लावर हो लाइक अनियन, कि स्टडी करना मुश्किल हो, तो ठीक है एक साइज अच्छा था कि जो है उन फ्लावर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप वेरिएशन क्रिएट करोगे तो कैसे होगा, प्लांट्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, कैरेक्टर कहाँ है, मेल कैरेक्टर कहाँ है प्लांट में, मेल कैरेक्टर किसके पास है, मेल फ्लावर के पास ना, अगर बाइसेक्सुअल है तो उसी के पास है। तो ये जो एंथर है इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है यहीं पे तो मेल गैमीट है, यस और नो। और ये जो आपका पिस्टिल है यहाँ पे जो ओव्यूल है यहीं पे तो ओवम है। तो ये जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तभी तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, वेरिएशन आएगा, वरना क्यों आएगा, नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसके जो कैरेक्टर्स थे वो प्रोमिनेंट थे ताकि इजीली उसको यूज कर सके। अब देखो किया क्या मेंडल ने क्या किया, उसने सब अपना गार्डन लगाया, पी प्लांट को ग्रो किया। और कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर प्लांट का पॉलन हर प्लांट के पिस्टल से पॉलिनेट कर जाए, क्या ये रिक्वायर्ड था, क्योंकि हमें अगर कैरेक्टर किसी एक प्लांट में देखना है तो पॉलिनेशन उसी प्लांट पे होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या किया उसने, जो ये फ्लावर्स थे, बहुत ध्यान से समझना, जो फ्लावर्स थे, ठीक है, तो वहां से उसने इमैस्कुलेशन किया, इमैस्कुलेशन मतलब एंथर्स को रिमूव कर लिया, पॉइंट समझ में है, और उसको टैग करके अलग अलग रख दिया कि ये इस प्लांट का एंथर है, ये इस प्लांट का एंथर है। क्यों, अगर नहीं निकालेगा तो वो तो सेल्फ पॉलिनेट कर जाएंगे ना, तो फिर कैरेक्टर कहां से आएगा जो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो एंथर्स को रिमूव कर लिया, इसको क्या बोला जाता है, इमैस्कुलेशन। क्या बोलता है, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स। और इन फ्लावर के ऊपर बैग ढक दिया, क्यों, ताकि कोई दूसरा पॉलन इसको पॉलिनेट ना करे। तो जब उसको स्टडी करना होता था, पर्टिकुलर एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, तो इसका कैरेक्टर इससे मुझे जो ब्रीड कराना है, तो फिर इसके एंथर लिया और इसके पिस्टल पे जाके क्या किया, एंथर को स्टिक किया, ठीक है, जिससे इसके पिस्टल पे क्या हो गया, एंथर्स आ गए, और फिर इसको बैक से क्या कर दिया, ढक दिया। तो अब जो रिप्रोडक्शन होगा वो उसी प्लांट के एंथर का जिस पर्टिकुलर प्लांट के पिस्टल से चाहिए था उसी से होगा, कोई यहां पे रैंडम पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पॉइंट समझ में आया। तो इसीलिए मेंडल ने क्या किया, उन पी प्लांट्स के जो फ्लावर थे उनको क्या किया, इमैस्कुलेट किया, इमैस्कुलेशन किया, इमैस्कुलेशन मतलब एंथर्स को रिमूव कर लिया और टैग कर दिया। ओहो, खाने पीने की यहां क्यों फिक्र कर रहे हो, अभी फूड कैसे बनाएगा, या अल्लाह, फ्लावर को किया है, फ्लावर को, पूरे पेड़ को नहीं ढका है, फ्लावर को किया है, ठीक है, इमैस्कुलेट कर दिया। क्योंकि अगर मुझे पी प्लांट 1 पे पी प्लांट 2 से मुझे पॉलिनेट कराना है तो इसके फ्लावर पे कोई भी रैंडम पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इमैस्कुलेशन किया और फ्लावर्स को बैगिंग, इसको क्या क्या कहते हैं,
बैगिंग कहते हैं, बैगिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये करता था, और जब पॉलिनेशन हो गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अब क्या होगा, सीड प्रोडक्शन। तो वही मटर जब निकलता है, होता है ना, और उसके अंदर क्या नजर आएगा, फ्रूट्स। अब इन सीड को बहुत ध्यान से समझना, अभी हम लॉ पे नहीं आ रहे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉ पहले आया तब ये प्रोसेस हुआ, नहीं, प्रोसेस चल रहा है, उसी को मेंडल ने स्टडी किया, तब जाके क्या बनाया, लॉ तैयार किया। तो जब इससे क्रॉस मतलब ब्रीडिंग हुई, ठीक है, ब्रीड किया इसको, बहुत ध्यान से समझना, मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, अब इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रूट होगा, ठीक है। अब जब फ्रूट के जो ये सीड्स निकले, ये ठीक है, इनसे जब इन सीड्स को मिट्टी में डाला जाएगा, इनसे फिर क्या प्रोड्यूस होगा, पी प्लांट प्रोड्यूस होगा ना, पॉइंट समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो अब एक प्लांट को दूसरे प्लांट से ब्रीड कराया गया, उससे फ्रूट प्रोड्यूस हुआ, सीड्स प्रोड्यूस हुए, उन सीड्स को बोया गया, उनसे जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो हमारे क्या है, F1 जनरेशन, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन में जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, इनको आपस में जब ब्रीड कराया जाएगा, इनसे जो सीड प्रोड्यूस होंगे, उनसे जो प्लांट्स निकलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइकवाइज। तो हमारा कहानी जो 10th में वो सिर्फ F2 जनरेशन तक चलेगी, ठीक है। जो हमारे लॉज हैं, 3 लॉज हैं बेसिकली, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि मेंडल ने कैसे किया था। अब पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, हमने बता दिया, कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन से रेसेसिव, डोमिनेंस किसको कहते हैं, रेसेसिव किसको बोलते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये जितने भी टर्म्स हैं अब वो कल स्टडी करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, मेंडल्स ने जो कैरेक्टर्स चूज किए थे, ही वॉज वेरी लकी, मतलब जो कैरेक्टर है आपको वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि वो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे उसने, ही वॉज वेरी लकी। इनके अलावा पी प्लांट के कोई दूसरे कैरेक्टर को चूज करके वो काम करता तो फिर फंस जाता, फंस इन द सेंस कि शायद वो रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाता। देखो मदद भी कौन कर रहा था, ऊपर वाला कर रहा था, क्योंकि जब उसने वो 7 कैरेक्टर चूज किए ना, वो 7 कैरेक्टर ऐसे थे जिनके जीन दूसरे जीन से इंटरफेयर नहीं करते थे, तो रिजल्ट्स एकदम क्लियर आ गए। इनके अलावा कैरेक्टर चूज करता तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, प्लेयोट्रोपिक जीन्स होते हैं, मतलब एक जीन दूसरे जीन की प्रेजेंस में ही वर्क करेगा। तो अगर ऐसे कैरेक्टर को चूज कर लिया होता तो फिर वो उस वक्त वो इतनी स्टडी नहीं एडवांस हुई थी कि वो उस पर आंसर कर पाता, और अपने वक्त में तो कर भी नहीं पाया। जब उसने स्टडी किया, मैंने लेक्चर खत्म नहीं किया अभी, ठीक है, जब उसने काम अपना कर लिया और वो खत्म हो गया, यानी कि दुनिया से रुखसत हो गया, चला गया, तब भी उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, पॉइंट समझ में आया। और जाके बाद में उसने 1866 में काम किया था, तो उसने जब इस पे काम कर लिया और प्रेजेंट कर दिया अपने वर्क को, दैट इज इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रून, मतलब जो रिसर्च जनरल उस वक्त छपता था, ठीक है, बॉटनी का, उसमें अपने काम को लिखा, तब भी उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, वो दुनिया से चला गया। फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी व्राइस, अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क किया उन्होंने, कार्ल कॉरिन्स एंड शर्मार्क, इन तीनों ने उस वर्क को किया, और फिर उसके बाद उन्होंने मेंडल के वर्क को रिवाइव किया। उन्होंने ये देखा कि अरे ये जो रिजल्ट है मेंडल ने तो ऑलरेडी किया हुआ है, तब जाके मेंडल को क्या दिया गया, उसके मरने के बाद, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये चाहते तो अपने, अब देखो यही होता है ईमानदारी, ठीक है, मेंडल ने किया, खत्म हो गया, चला गया, दोनों, उसको पता भी नहीं होगा मुझे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन उसने काम कर लिया। और जब कार्ल कॉरिन्स कॉरिन्स थे, ह्यूगो डी व्राइस, दे आर वेरी फेमस साइंटिस्ट, एवोल्यूशन में भी इनके जो है, और उसके बाद शर्मार्क, इन्होंने इंडिविजुअली वर्क किया अलग अलग, ठीक है, और फिर उसके बाद मेंडल का वर्क रिवाइव हुआ, तो इन्होंने जो ऑनर दिया वो मेंडल को ही दिया, और उसी को बोला ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को उसने एक अलग एंगल दे दिया था, क्या एंगल दे दिया था वो कल स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही।